ये बात है कुछ साल पहले की। कोविड का टाइम था, इकोनॉमी एकदम ठप और मेरी पत्रकारिता की नौकरी भी जा चुकी थी। ऐसे ही एक दिन फोन बजा। दूसरी तरफ से आवाज आई कि 25 लाख की लॉटरी लगी है। एक सेकंड के लिए तो दिल खुश हो गया, लेकिन फिर दिमाग की बत्ती जली कि ये तो स्कैम है। तो मैंने उस आदमी से कुछ ऐसा कह दिया जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हाँ, बिल्कुल यही कहा। और बस पूरी की पूरी बातचीत ही पलट गई। मजे की बात तो ये है कि उस आदमी ने एक पल भी नहीं सोचा और बोला, हाँ, नौकरी मिल जाएगी, बस कस्टमर्स को चूना लगाना पड़ेगा। उसका लॉजिक कि एक लड़की की आवाज़ पर लोग जल्दी भरोसा कर लेते हैं। बस उस एक फ़ोन कॉल ने मुझे एक ऐसी दुनिया के अंदर खींच लिया जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसके बाद से ना मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहा कि आखिर फोन के दूसरी तरफ ये लोग हैं कौन। क्या ये बस कुछ अकेले मजबूर लोग हैं या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी है। तो चलिए जरा इसकी तह तक चलते हैं, क्योंकि सच ये है कि ये कोई एक दो लोग नहीं है। नहीं, ये एक पूरा का पूरा अदृश्य साम्राज्य है। एक पैरेलल अंडरग्राउंड इकोनॉमी जिसका अपना सिस्टम है, अपनी नौकरियां हैं और यहाँ तक कि प्रमोशन के लिए अपनी सीढ़ियां भी हैं। ये एक ऐसा एम्पायर है जो हमारे नॉर्मल इकोनॉमी के रूल्स पर ही काम करता है। बस फर्क इतना है कि ये सब अंधेरे में होता है। और इस साम्राज्य में ना दो मेन खिलाड़ी हैं। सबसे ऊपर स्कैम लॉर्ड्स, मतलब इस पूरे खेल के बॉस, इसके मास्टरमाइंड। और उनके नीचे आते हैं फुट सोल्जर्स, यानी वो लोग जो जमीन पर सारा काम करते हैं। अब यहाँ देखिए, ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से कितने अलग हैं। एक तरफ है स्कैम लॉर्ड्स, जो सारा का सारा मोटा मुनाफा अपनी जेब में रखते हैं और खुद को किसी बड़े बिजनेसमैन से कम नहीं समझते। और दूसरी तरफ हैं ये फुट सोल्जर्स। ये वो लोग हैं जो असल में फ़ोन कॉल्स करते हैं, मैसेज भेजते हैं। और सच तो ये है कि इनमें से ज़्यादातर लोग खुद इस सिस्टम में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। और ये बात तो सच में हैरान करने वाली है ना, कि ये जो बड़े बड़े स्कैम लॉर्ड्स हैं वो खुद को क्रिमिनल मानते ही नहीं, वो तो खुद को स्टीव जॉब्स जैसा विजनरी समझते हैं। उनका मानना है कि वो इस टूटे फूटे सिस्टम में नौकरियां दे रहे हैं, मार्केट में जो गैप है उसे भर रहे हैं। सोचिए, इनके ऑफिस एकदम कॉर्पोरेट ऑफिस जैसे होते हैं। दीवारों पर स्टीव जॉब्स के मोटिवेशनल कोट्स लगे मिलेंगे, सैलरी स्ट्रक्चर होता है और ये अपने एम्प्लॉयज़ को ये यकीन दिलाते हैं कि वो कोई गलत काम नहीं कर रहे, बल्कि वो तो अमीरों से लेकर एक तरह से गरीबों की मदद कर रहे हैं, जैसे कोई मॉडर्न रॉबिन हुड हो। तो चलिए अब देखते हैं कि ये साम्राज्य असल में काम कैसे करता है। पहली केस स्टडी है एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हाई टेक स्कैम की, जो इतने बड़े लेवल पर चलाया गया कि यकीन करना मुश्किल है। ये पूरा सिस्टम एकदम परफेक्टली बनाया गया था। स्टेप 1, चीन की कंपनियां एकदम सोफिस्टिकेटेड डेटिंग ऐप्स बनाती हैं, खास तौर पर इंडिया के टियर 2 शहरों के लिए। फिर स्टेप 2, इंडिया में एजेंट्स को हायर किया जाता है लड़कियों को रिक्रूट करने के लिए, जिन्हें ये कहते थे अर्निंग यूजर्स। इनका काम होता था पुरुष यूजर्स, मतलब बकरा, को अपनी बातों के जाल में फंसाना और उनसे वीआईपी पैकेज खरीदवाना। मतलब हर मैसेज के लिए, हर फोटो देखने के लिए पैसे रखते थे और ये सारा पैसा घूम फिर कर वापस चीन पहुंच जाता था। तो सोचिए जरा, जब तक इंडिया और चीन के बॉर्डर टेंशन के बाद इन ऐप्स पर सरकार की नज़र पड़ी और एक्शन हुआ, तब तक ये लोग इंडिया से लगभग 4,000 करोड़ रुपए बाहर भेज चुके थे। 4,000 करोड़! ये है इस इनविजिबल एम्पायर की असली ताकत। अब एक एकदम अलग तरह के स्कैम की बात करते हैं। ये हाई टेक नहीं, बल्कि बिल्कुल लो टेक है। और ये कहानी है असम के गांवों की। ये केस दिखाता है कि कैसे जमीनी लेवल का करप्शन भी इस साम्राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसकी प्रक्रिया सच में दिल दहला देने वाली है। होता ये था कि गांव में जब किसी की मौत होती तो स्कैमर्स उसकी मौत को रजिस्टर ही नहीं होने देते थे। उल्टा वो परिवार वालों के साथ मिलकर मरे हुए इंसान के नाम पर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते थे। फिर कुछ महीने इंतजार करने के बाद डॉक्टरों और सरकारी अधिकारियों को घूस खिलाकर एक जाली डेथ सर्टिफिकेट बनवाते और बीमा कंपनी से लाखों रुपए का क्लेम वसूल लेते थे। और ये घोटाला किस हद तक पहुंच गया था, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि जब गांव में असली मौतें कम होने लगीं, तो इन स्कैमर्स ने सिर्फ कागजों पर ही लोगों को बनाना शुरू कर दिया। मतलब एक इंसान का जन्म होता था, वो जीता था और फिर मर भी जाता था, सब कुछ सिर्फ पेपर्स पर। और क्यों? सिर्फ बीमा का पैसा हड़पने के लिए। ये लोग इसे विक्टिमलेस क्राइम कहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो किसी इंसान को नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों को लूट रहे हैं। चलिए अब आते हैं हमारी आखिरी
और शायद सबसे ज्यादा परेशान कर देने वाली केस स्टडी पर। ये वो कहानी है जहां हाईटेक स्कैम और आज के जमाने की गुलामी एक दूसरे से मिलते हैं। इस स्कैम का नाम है पिग बुचरिंग। ये एक चाइनीज टर्म है। जैसे किसी सुअर को काटने से पहले उसे खूब खिला पिलाकर मोटा किया जाता है, ठीक उसी तरह इस स्कैम में टारगेट को महीनों तक प्यार, दोस्ती और भरोसे से मोटा किया जाता है, और फिर जब सही वक्त आता है तो उसकी जिंदगी भर की कमाई लूट ली जाती है। और अब आता है इस स्कैम का सबसे काला सच। साउथ ईस्ट एशिया में बने इन स्कैम कंपाउंड्स में जो लोग काम कर रहे हैं वो क्रिमिनल नहीं बल्कि खुद विक्टिम है। हर एक इंसान के लिए स्कैम लॉर्ड्स ह्यूमन ट्रैफिकर्स को 8 से 10 हजार डॉलर देते हैं। इन लोगों को अच्छी हाई पेइंग नौकरी का झांसा देकर वहां फंसाया जाता है। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं और वो गुलाम बन जाते हैं। उन्हें दिन में 18 से 20 घंटे काम करना पड़ता है। नकली प्रोफाइल बनाकर स्क्रिप्टेड बातें करके लोगों को धोखा देना होता है। उन्हें नकली क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर करना पड़ता है, और जब भी कोई बड़ी रकम हाथ लगती है तो जोर से घंटी बजाई जाती है। ये जश्न मनाने के लिए और बाकी गुलामों पर और ज्यादा प्रेशर डालने के लिए होता है। तो ये जो 3 अलग अलग कहानियां हमने देखी, ये हमें क्या बताती हैं? यही कि ये सिर्फ कुछ बुरे लोगों की कहानी नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम के फेल होने की कहानी है। एक ऐसा फेलियर जो इस अदृश्य साम्राज्य को पनपने का मौका देता है। असल में ये पूरा साम्राज्य 3 पिलर्स पर खड़ा है। पहला, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी जो लोगों को इसका फुट सोल्जर बनने पर मजबूर करती है। दूसरा, दुनिया भर में फैली आर्थिक असमानता जो स्कैमर्स को अपने काम को सही ठहराने का बहाना देती है। और तीसरा, और सबसे जरूरी, हमारा लीक हुआ पर्सनल डेटा। हमारा नाम, फोन नंबर, एड्रेस, हम क्या खरीदते हैं, कहाँ जाते हैं, ये सारा डेटा ही इस स्कैम इकोनॉमी का तेल है, इसका फ्यूल। और ये डेटा आता कहाँ से है? ये लीक होता है बैंकों से, मोबाइल कंपनियों से, ई-कॉमर्स वेबसाइट से, जहां से इसे ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता है। तो आखिर में ये एक सवाल छूट जाता है, जब हमारा पर्सनल डेटा ही एक प्रोडक्ट बन चुका है जिसे लगातार खरीदा और बेचा जा रहा है, तो इस बहुत बड़े और अदृश्य साम्राज्य में हमारी असली जगह क्या है? क्या हम सिर्फ विक्टिम हैं, या फिर अनजाने में ही सही हम भी इस सप्लाई चेन का एक हिस्सा हैं?